तो स्वागत है सभी का, है ना। एक और पेपर सॉल्यूशन के अंदर अपन ये सॉल्यूशन करने वाले हैं BLI 01 का जून 2025 वाला। जो जून 2025 में एग्ज़ाम हुआ है ना उसका। अभी दिसंबर 2025 वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक तो 30 तारीख को पेपर है, एक शायद 2 तारीख को है। तो ये जो उससे पहले वाला सेशन था ना जून 2025 वाला, उसका एग्ज़ाम का पेपर है, मतलब एकदम लेटेस्ट। लाइब्रेरियन सोसाइटी BLI 01 17 मार्क्स का होता है, 3 घंटे टाइम है आपका। ठीक है। तो अगर जैसे किसी को है ना, जो अपन सॉल्यूशन दोनों लैंग्वेज में करने वाले हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स। और आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, आपको PDF का लिंक मिलेगा। उस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो सेम PDF सॉल्यूशन वाली पूरी की पूरी। दूसरी बात, अगर आपको और दूसरे पेपरों के सॉल्यूशन वगैरह देखने हैं BLI 01 और 02 के, तो ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है। चलते हैं, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। भाई जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय थे ना, उसके पुस्तकालय का क्या नाम है वो बताओ। तो ये वाला क्वेश्चन तो जो जून 2024 वाला पेपर हुआ था ना, कौन सा, जून 2024 वाला, उसका भी पहला क्वेश्चन यही है। आप जाके देख लेना, मेरा जो सॉल्यूशन है उसकी वीडियो में पहला क्वेश्चन उसी का यही है। तो क्वेश्चन के नंबर भी चेंज नहीं हो रहे, देखो आप, सेम के सेम आ रहे हैं। तो उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम था धर्मगंज। भाई जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, उसकी लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। और जो उसके अंदर 3 इमारत थी, रत्न सागर, रत्नोदी और रत्नरंजक, वो तीन उसकी क्या थी, लाइब्रेरी की जो इमारत थी ना, जो वहाँ की बिल्डिंग थी, उनका नाम है। ये इंग्लिश में लिखा है। ठीक है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है, राइट द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन इनफॉर्मल एजुकेशन। भाई सेम का सेम दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी पेपर में है, राइट द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन इनफॉर्मल एजुकेशन। भाई जो अनौपचारिक जो शिक्षा होती है ना, उसमें क्या रोल है लाइब्रेरी का, ये पूछा है। ये अनौपचारिक होती है जो घर पे होती है, औपचारिक होती है स्कूल में होती है, करिकुलम होता है, पुस्तक पाठ्यक्रम होता है पूरा। अब अनौपचारिक में क्या होता है भाई, लाइब्रेरी सपोर्ट इनफॉर्मल एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू बुक इंटरनेट लर्निंग मटेरियल। भाई लाइब्रेरी होती है ना, वो फ्री के अंदर बुक्स हैं, जो इंटरनेट या रीडिंग मटेरियल है वो प्रोवाइड करती है। किसको, लोगों को, ऑफ ऑल दी एजेस आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, फैसिलिटेटिंग सेल्फ लर्निंग। मतलब जो स्कूल होती है उसमें बच्चे जाते हैं, एक सर्टेन एज के बच्चे होते हैं, जैसे 6 क्लास 6 साल 5 साल का बच्चा है तो उसको फर्स्ट क्लास में डालते हैं। तो उसी अनुसार एक ना एज ग्रुप के बच्चे जाते हैं, और वो वहाँ पे स्कूल के अंदर जो फॉर्मूले जो लर्निंग होती है वो लेते हैं। अब जो ये है ना ऑल एजेस, मतलब कोई भी, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बूढ़ा भी है मान लो, तो उसको अगर कोई चीज़ के बारे में सीखना है तो वो लाइब्रेरी में जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी में। वहाँ पे वो खुद की है ना एजुकेशन इनफॉर्मल खुद से खुद ही सीख सकता है किताबों को पढ़ के। तो लाइब्रेरी उसमें क्या देगी, उसको भी किताबें देगी, उसको इंटरनेट का एक्सेस देगी, लर्निंग मटेरियल देगी अलग अलग, उसको रेफरेंस सर्विस देगी, उसको सब कुछ है ना, जो भी उसको चाहिए पढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें देगी। स्कूल के एनवायरनमेंट से बाहर का सिस्टम है ये सारा। ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हु हैज़ गिवन द लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप। भाई लाइब्रेरियनशिप का लॉ है ना, किसने दिया। भाई ये क्वेश्चन भी उसी पेपर का थर्ड क्वेश्चन था, मेरे को यही याद आ रहा है कि मैंने गलत पेपर निकाली है या तो, या क्या दिक्कत है। ये जून 2025 का पेपर है जो अभी आया है, और जो जून 2024 वाला उसमें भी पहला दूसरा तीसरा सेम के सेम क्वेश्चन है कि भाई हु गिवन द लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप। भाई लाइब्रेरियनशिप का लॉ किसने दिया, तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था। अभी देख लेते हैं ना, ये देख लो। भाई लाइब्रेरियनशिप के जो लॉ थे ना, नियम थे, वो दिए थे डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1931 में। बुक का जो पब्लिकेशन वो 1931 में हो, उसका प्रतिपादन था ना जो, वो कब हुआ, 1928 में। ये भी मैंने आपको बताया था शायद। ठीक है। हाँ, एक बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं एक सेकंड दूसरा पेपर निकालता हूँ ना, पता चलेगा कि भाई ये तीनों क्वेश्चन ऐसे कैसे आ रहे हैं, जो एकदम सेम के सेम, सेम का सेम ही एकदम सब कुछ। एक सेकंड चेक कर लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन है एंशियंट जो नालंदा लाइब्रेरी के बारे में, दूसरा जो अनौपचारिक शिक्षा उसके बारे में, तीसरा लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप। लो भाई, निकाल लिया मैंने पेपर। BLI 01 जून 2024 वाला पेपर था जो लाइब्रेरी सोसाइटी का। ये अपन ने जो सॉल्यूशन किया था वो सेम आपको यही PDF। अरे क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का क्या नाम था, है ना, प्राचीन जो थी। दूसरा क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन वाला सेम, अनौपचारिक शिक्षा वाला। तीसरा लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसने दी है, सेम क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन PR एक्टिविटीज़ का आ गया, फिर यूनेस्को की फुल फॉर्म आ गई।
तो देख लो आप, है ना, क्वेश्चन भी जो सीक्वेंस है वो भी नहीं बदला। एक दो क्वेश्चन बीच में से ये बदल देते हैं, बाकी एकदम बहुत पेपर इजी आता है। देख लो जून 2024 वाला और 25 वाला तो ये एकदम सिमिलर हो रहे हैं पेपर। बाकी पेपर भी सिमिलर, अगर आप सारे पेपर जो मैंने अभी तक करवाए हैं ना वो आप सारे देख लो, सारा सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। एक अगर किसी को मिले ना तो जून 2025 वाला BLI 02 का अगर पेपर किसी के पास हो तो वो कमेंट करके मेरे को बताए, है ना, मैं कांटेक्ट करके वो पेपर लेके उसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपके ना। अपन चलते हैं वापस अपने पेपर पे। हाँ तो भाई कहाँ थे अपन? तीन क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन क्या है? ओब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। भाई जो लाइब्रेरी स्टाफ का दायित्व है ना उसके बारे में कौन सा लॉ बोलता है? विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? उसमें भी लॉ का ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था शायद कुछ करके ना, बुक्स आर फॉर यूज ऐसे कुछ करके था शायद। तो जो पुस्तकालय ना स्टाफ की दायित्व है वो कौन सा लॉ बोलता है? भाई मैंने आपको बताया था कि दायित्व की अगर कोई बात आ जाए ना, कोई भी अगर ओब्लिगेशन की बात आ रही है तो आपको सेकंड लॉ ही करना है सिर्फ। कौन सा लॉ करना है? सेकंड लॉ। जो दायित्व होता है ना, जैसे दिस प्राइमरली इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ, एवरी रीडर हिज और हर बुक। भाई प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ये जो दूसरा लो है ना, दायित्व जहाँ भी आ गया आप दूसरा लो करके आना, ठीक है। विच रिक्वायर्ड स्टाफ टू एक्टिवली हेल्प यूज़र टू फाइंड रिसोर्सेज। भाई इसके अंदर क्या कहता है कि स्टाफ है ना हेल्प करेगा यूज़र को, भाई कि उसकी हेल्प करे और है ना पुस्तकों को है ना अच्छे से ढूंढ के यूज़र तक पहुँचाए, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये देखो, डिफाइन कॉपीराइट एक्ट। भाई कॉपीराइट एक्ट के बारे में बताओ। ये भी शायद उसी पेपर में आया हुआ है, देख लेते हैं अपन। Copyright Act is a law that grants a creator of exclusive legal right to their original work, literary, music, art, preventing unauthorized जो रिप्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? भाई कॉपीराइट एक ऐसा कानून है जो क्रिएटर होता है ना, ओरिजिनल आदमी होता है जिसने उसको बनाया, उसको एक अधिकार देता है कि कोई दूसरा उसकी कॉपी ना कर सके। मतलब अगर किसी ने कोई म्यूज़िक बनाया है या कोई गीत है, कोई म्यूज़िक है, कुछ उसी ने गा के पब्लिश किया है, बनाया है, तो ऐसे नहीं कि मैं उसका वो कॉपी करके ना पूरा पूरा मैं उसका अपलोड कर दूं या मैं उसकी सीडियाँ बांट दूं, तो ऐसे नहीं हो सकता। सारा अधिकार उसी के पास है, उसका जो भी उसको करना है सब कुछ, ठीक है। तो ये अपना हो गया कॉपीराइट एक्ट। अब कॉपीराइट एक्ट की ईयर और देख लेते हैं। भाई कॉपीराइट एक्ट आया कब था, है ना, ये भी तो ज़रूरी है। अगर प्रीवियस पेपर किसी ने किए तो बताओ भाई। चलो ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं नहीं बता रहा। ये आप कमेंट करके बताना कि कॉपीराइट एक्ट कब आया था, ईयर बतानी है ना। इंडियन कॉपीराइट एक्ट की पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। राइट द फुल फॉर्म ऑफ RRLF। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। RRRLF की फुल फॉर्म बताओ भाई। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972। ये देख लो, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ईयर थी इसकी 1972। अब तो याद हो गई होगी भाई। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ये इसकी फुल फॉर्म होगी। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का, डिफाइन PR एक्टिविटीज़। भाई PR एक्टिविटी का वाला क्वेश्चन भी उसी में ही था। सारे के सारे कॉपी पेस्ट हैं वो, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे किए हैं, बाकी ये क्वेश्चन भी उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन PR वाला ही था। चलो भाई PR एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। ये देखो, PR को क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म होती है PR की पब्लिक रिलेशंस। इसका मतलब होता है कि जैसे आजकल आपने देखा हो कोई एक्टर वगैरह है या फिर कोई भी है ना, कोई नई मूवी आने वाली है तो उसका डायरेक्टर है या फिर कोई भी मान लो पॉलिटिशियन भी मान लो आप, तो उन सब की क्या होती है? एक PR टीम होती है जो पब्लिक के साथ उनके अच्छे रिलेशन को, उनके अच्छी इमेज को बनाने में काम करती है। मतलब जैसे कि सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि कोई भी मान लो एक्टर है ना, फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले लो XYZ, वो उसकी जैसे मूवी आने वाली है तो उसकी सारी फ़ोटोज़ आना, है ना, उसने क्या दान दिया क्या किया, उसकी मतलब दिनचर्या पूरी आ जाती है अपने पास, है ना। नेट पे सारे ना अपलोड होने लग जाते हैं, बहुत सारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है ना उसके ऊपर सारा उसकी डिटेल आ जाती है। तो वो जो काम करती है ना वो PR टीम करती है उसका काम। एक टीम होती है जिसका काम यही होता है कि जो भी कंटेंट है इसकी फ़ोटो लेना, है ना, इसकी वीडियो बनाना और वो अपलोड करते जाना और उसको वायरल करना कैसे भी करके, कि भाई है ना लोगों के बीच में चर्चा होनी चाहिए ऐसे। तो ये जैसे आपको PR का सिंपल एग्जांपल बताया मैंने। अब लाइब्रेरी के लिए कैसे PR कर सकते हैं भाई? प्रमोट लाइब्रेरी सर्विसेज एंड इमेज टू द कम्युनिटी।
भाई जो लाइब्रेरी की सर्विस है ना उसको प्रमोट करें, किसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर, उसकी इमेज को सुधारें। और जो किस तरीके से अपन उसकी इमेज सुधार सकते हैं भाई लाइब्रेरी की, कि भाई ये लाइब्रेरी ना बहुत अच्छी है, यहाँ पे सारी बुकें हैं, यहाँ पे सारी किताबें, कैसे भाई अपन न्यूज़लेटर दें कि भाई है ना, कोई जैसे जो अपन छपवाते हैं ना ऐड वगैरह ऐसे कुछ करके, वो अपन कोई एग्जीबिशन लगाएं, कोई इवेंट करें, है ना, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपन कुछ पोस्ट करें, है ना। जैसे क्या हो गया कि अपन ने एक एग्जीबिशन लगा दिया, ठीक है, एक अपन ने प्रदर्शनी लगाई किताबों की, कि आओ और पढ़ो, प्रदर्शनी है नई किताब 2025 वाली, उनके अपन ने प्रदर्शनी लगा दी, है ना। समाचार जो पत्रों ने उसके अंदर अपन ने कोई ऐड वगैरह दे दिया, कोई इवेंट करवा लिया, जैसे कोई है ना, मान लो अभी कोई कवि कवि सम्मेलन वगैरह है तो उसके लिए अपन ने कवियों को बुला लिया लाइब्रेरी के अंदर, ऐसे। तो इसका अपन पब्लिक पीआर एक्टिविटीज़ लाइब्रेरी में ये हो गई। अब अपन चलते हैं सेक्शन बी के ऊपर, ये रहा बी सेक्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द पर्पज एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। भाई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का क्या पर्पज़ है, क्या फंक्शन है, ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है सारे के सारे। लो भाई, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ना उसका क्या उद्देश्य है, टू सपोर्ट करिकुलम रिसर्च नीड फॉर यूनिवर्सिटी, जो कम्युनिटी है, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्कॉलर, उनके लिए। मतलब इसका मेन काम तो देखो क्या है, कि जो भी बच्चों को है ना कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, सॉरी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट वगैरह पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पे फैकल्टी काम कर रही है, उनको क्या देना, रिसोर्स प्रोवाइड करना। उनको अगर एक्स्ट्रा कोई हेल्प चाहिए, किसी सब्जेक्ट में कोई और बुकें चाहिए, उन्हें किसी ज़रूरत है किसी चीज़ की, है ना, तो वो फुलफ़िल करना उनकी। तो ये हो गया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का काम, ठीक है। फिर है कलेक्शन डेवलपमेंट, उसके भाई क्या क्या कार्य हैं वो और देख लेते अपन, कि भाई क्या क्या कार्य हैं। एक तो है कलेक्शन डेवलपमेंट, जैसे जो भी कलेक्शन है ना लाइब्रेरी के अंदर, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, जैसे कोई बुक है, टेक्स्ट बुक है, उनको एक्वायर करना, मतलब नई नई बुकों का है ना संग्रहण करना, या उनको ना बुकों को है ना लाना लाइब्रेरी में, ठीक है, ठीक है। मतलब नई नई बुक है, जैसे कोई अगर अभी अपन 2025 में 26 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो नई बुकें पब्लिश होने वाली है उन बुकों को भी ऐड करना। पुरानी बुक पढ़ी है, कोई पुराना एडिशन पढ़ा है, तो वो बच्चों को रेलिवेंट नहीं है, अपडेट करते रहना ना सारा जो लाइब्रेरी का मटेरियल है उसको। फिर है सपोर्ट रिसर्च, भाई जो अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसको क्या देना, ग्लोबल रिसर्च डेटाबेस, जैसे जे स्टोर, है ना, या साइंस डायरेक्ट फॉर पीएचडी स्कॉलर्स। अगर कोई पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है, कोई अगर वहाँ पे है ना रिसर्च कर रहा है कोई बच्चा, तो उसको उसका रिसर्च वाला सारा मटेरियल उसको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। फिर है यूज़र ओरिएंटेशन, कंडक्टिंग सेशंस टू टीच स्टूडेंट हाउ टू यूज़ लाइब्रेरी ऑनलाइन रिसोर्सेज इफेक्टिवली। भाई ऐसा सेशन भी बच्चों के लिए लाना जिससे वो सीख सकें कि लाइब्रेरी की अंदर है ना बुकों को इफ़ेक्टिवली यूज़ कैसे किया जाए, यहाँ के ना जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको कैसे यूज़ किया जाए, है ना। जो ऑनलाइन अगर रिसोर्सेज कंप्यूटर पे हैं तो उनको सारा सब कुछ सिखाना, कि भाई आपको ऐसे आना है, यहाँ से बुक लेनी है, ये या ये वाली बुक आपको लेनी है, ऐसे आपको बुक ढूंढनी है कैटलॉग से, है ना। तो ये सारी सब कुछ चीज़ें बच्चों को सिखाना। फिर है प्रिजर्वेशन, अगर कोई मटेरियल जैसे पुराना है, कोई अगर कोई जैसे कोई रेयर मटेरियल है, या फिर कोई मनुस्क्रिप्ट, कोई हाथ से लिखी हुई पुराना कोई ग्रंथ किताब है, तो उसको क्या संभाल के रखना, जिससे पीएचडी या रिसर्च करने वाले बच्चे बाद में भी चाहें तो पढ़ सकें, अगली जो जनरेशन आ रही है ना उसके लिए भी वो यूज़फुल हो, ये है ना, उस वो भी काम में ले सकें। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन एग्रीकल्चर रिसर्च। भाई जो कृषि शोध होता है ना उसमें पुस्तकालय की क्या भूमिका है। भाई कृषि शोध होगा तो उसके लिए पुस्तकालय क्या 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 प्रोवाइड कराएगा, है ना, ये देख लेते हैं। लाइब्रेरी इज़ लाइक ICAR लाइब्रेरी इन इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर नॉलेज। भाई जो एग्रीकल्चर का नॉलेज है ना उसका फैलाव करने के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है, क्रूशियल रोल प्ले करती है ना। भाई ICAR है ना, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो एक ऐसी काउंसिल है, उसके अंदर जो लाइब्रेरीज है ना इंडिया के अंदर आती हैं, वो क्या देती है, एग्रीकल्चर के फील्ड में कोई भी नॉलेज है ना उसको फैलाव करती है, उसका डिसेमिनेट करती हैं। डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। डिसेमिनेट करने का मतलब होता है कि अगर अपने पास कोई चीज़ है उसको क्या बांटना या फैलाना, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई प्रसार करना एक तरह से, है ना, वो हो गया।
फिर होता है लैब टू लैंड। इसका क्या मतलब हुआ भाई, दे आर ब्रिज ऑफ द गैप बिटवीन द साइंटिफिक एंड फार्मर बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यू सीड, पेस्टी कंट्रोल एंड फार्मिंग टेक्निक्स। भाई ये लैब्स है ना, मतलब जो लैब होती है, एग्रीकल्चर लैब होती है, उससे ज़मीन के बीच का एक कनेक्शन होती है क्या, लाइब्रेरी। ये प्रोवाइड करती हैं साइंटिस्ट को भाई, है ना, सारे डेटा प्रोवाइड करती है कि भाई ये नया टाइप का सीड है, या फिर ये ऐसे ऐसे है, आपको ऐसे रिसर्च करना है, ये पुरानी रिसर्च हुई हुई है। तो जो लैब के अंदर अगर कोई साइंटिस्ट पढ़ रहा है या फिर कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी ये देती हैं और फील्ड में जाने के लिए उसको उत्साहित करती हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है, दे मेंटेन आर्कीव ऑफ द क्रॉप डेटा, वेदर पैटर्न और सोइल रिपोर्ट एसेंशियल फॉर ऑन गोइंग रिसर्च। भाई अगर कोई रिसर्च बच्चा कर रहा है तो उसके लिए जो पुराने डेटा है ना, उनको संभाल के रखता है लाइब्रेरी की। जैसे कि भाई ये तो हो गया कि बारिश का डेटा, कि इस साल में राजस्थान में कितनी बारिश हुई है, या ये वेदर पैटर्न है सारे, या फिर कितनी कौन सी फसल कितनी कितनी हुई थी, या किस टाइप की मिट्टी में कौन सी फसल होती है। ये सारे जो डेटा है ना पुरानी सालों के, वो डेटा सब कुछ अवेलेबल कराती है लाइब्रेरी। एक्सेस, दे सब्सक्राइब टू द स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर जर्नल्स टू कीप साइंटिस्ट अपडेट ऑन ग्लोबल इनोवेशन। भाई अगर कोई ना विश्व लेवल पर, कोई स्तर लेवल पर कोई आविष्कार हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी देने के लिए जो इंटरनेशनल जो जनरल होते हैं ना, कोई बड़ी बड़ी जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है, उनके जनरल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली आते हैं, है ना, उनको सब्सक्राइब करता है। जैसे मंथली फीस लगती है उनकी, कि मान लो ना आपको एक है ना जनरल ऑन एग्रीकल्चर कोई ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का, उसका आपका ना हर मंथली एक जनरल आता है, एक मतलब बुक आती है एक टाइप की, ऐसे मान लो आप, उसका आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो उसके मान लो ऐसे है कि 10,000 रुपये फ़ीस है उसकी। हर महीने आपको ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली वो रिसीव हो जाएगा ईमेल पे, 10,000 रुपये हर महीने आपके लगेंगे उसको पढ़ने के लिए। उसमें इतनी ज़रूरी जानकारी आती है। ठीक है, तो उनका भी एक्सेस प्रोवाइड कराना ये लाइब्रेरी का काम है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ सकते हैं, बाकी एक्सप्लेन मैंने हिंदी में भी कर दिया है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ब्रीफली डिस्कस द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। भाई ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है, रिपीट हुआ हुआ है। भाई अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है ना, उसके बारे में बताओ। भाई ये कब बना था, पहले तो 1976 में बना था। ठीक है, पहले देख लेते हैं। और ये देखो, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेड इन 1976। ठीक है, कब, सॉरी 19 बोल दिया मैंने गलती से, 1876, 1876 के अंदर ये बना था। ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है दुनिया का, सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है ये। भाई हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, शिकागो में है, यूएसए में। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड द लीडरशिप फॉर द डेवलपमेंट। भाई एक तो लीडरशिप बताता है, डेवलपमेंट, प्रमोट, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। भाई एक ऐसी है ना जो लीडरशिप होती है ना, वो प्रोवाइड करता है कि भाई कैसे डेवलप करना है, कैसे चीज़ों को प्रमोट करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है एक तो, दूसरा ये सबसे पुराना है। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही है ना शार्प माइंडेड या खतरनाक लोग होते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है कि डेवलपमेंट के लाइब्रेरी फील्ड के लिए क्या कर सकते हैं अपन, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, वो इस फील्ड के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं और उसको ना एक्ट करने के लिए, लाने के लिए बहुत ही काम करते हैं। ठीक है, फिर की कंट्रीब्यूशन, एयरले ऑर्गेनाइज ह्यूज एनुअल कॉन्फ्रेंस। भाई एक तो है ना बहुत बड़ी बड़ी है ना एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, जो वार्षिक सम्मेलन होता है ना, वो आयोजन करते हैं। सेट्स एग्रीडेशन स्टैंडर्ड्स फॉर लाइब्रेरी स्कूल्स, MLIS डिग्री, एंड एडवोकेट द इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड जो प्राइवेसी राइट है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले तो देखो ये बड़ी बड़ी है ना जो सम्मेलन हो तो उसकी कराती है। दूसरा अगर जैसे BLI MLI जो भी अगर कोई करवा रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या, किस टाइप के सब्जेक्ट या किस टाइप का ना सारा मटेरियल देना चाहिए बच्चों को, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाता है कि भाई इससे लोअर लेवल पे तो ऊपर होना ही नहीं चाहिए। कि आप तो सिर्फ एक ना लाइब्रेरी क्या होती है, एक दो चीज़ याद करके चले गए, छोटा मोटा कोई पेपर दे दिया और आपने BLI MLI पास कर लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या है कि एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इस स्टैंडर्ड का तो ज्ञान होना ही चाहिए बच्चे को उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। ठीक है, फिर दूसरा है पब्लिकेशन। जैसे अमेरिकन लाइब्रेरीज एक मैगजीन आती है, वो भी कौन पब्लिश करता है, ईयरली पब्लिश करता है। ये कुछ बातें होगी है ना ALA के बारे में, हिंदी और इंग्लिश में। आप इसको और बाकी है ना डाउनलोड करके PDF अच्छे से पढ़ लेना बाद में, और मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दी है, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना।
बाकी अपन एक है ना ऐसा भी वीडियो लाएंगे जिसमें मैं सारे BLS 1 के और BLS 2 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जो फैक्ट्स वगैरह हैं कुछ ना जो पेपर में आपके पक्के 101% है ना आपके रिपीट होंगे, वो वाले सारे के सारे मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा दूंगा। थोड़ा लंबा हो सकता है वो वाला वीडियो, बाकी देखते हैं आपके पेपर से पहले पहले वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना कि भाई सारे जो भी अगर नोटिफिकेशन आए वो आपके पास चले जाएं। ठीक है, स्टेट द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। भाई जो पांचवा नियम है ना, पांचवा सूत्र है पुस्तकालय विज्ञान का, उसके बारे में बताओ भाई। वो क्या, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, है ना, अपन ये भी पढ़ चुके हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। भाई पुस्तकालय है ना एक वर्धनशील संस्था है, ये लिखा आता है हिंदी में, पर यह हकीकत में संस्था नहीं है। ये देखो ये लिखा, ये ट्रांसलेशन में आप संस्था आपके लिखा आ सकता है क्वेश्चन में, बाकी ऑर्गेनिज्म है, एक जीव टाइप है ये, ऐसे आप याद रखो इसको। इम्प्लीकेशंस फॉर प्लानिंग, देखो सबसे पहले प्लानिंग होता है इसमें। देखो इसमें दो टाइप की चीज़ आती है, एक तो कि लाइब्रेरी को कैसे अपन बढ़ाएं। पाँच वालों सिर्फ इतनी बात करता है कि लाइब्रेरी को कैसे बढ़ाएं, उसका फिजिकल शेप साइज़ है, उसका जो है ना, जो उसकी बिल्डिंग है, कोई कमरे हैं, रूम बढ़ाना है ना, साइज़ बढ़ाना, टेबलें बढ़ाना, बच्चों के लिए मटेरियल बढ़ाना, ये हो गया उनका कि फिजिकली वो बढ़ाए। दूसरा हो गया कि उसमें अंदरूनी चीज़ें बढ़ाना, मतलब उसकी जो किताबें हैं ना उनको कलेक्शन को बड़ा करना, वहाँ पे जो क्वालिटी कंटेंट है उसको प्रोवाइड करवाना, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराना, मतलब हर चीज़ अपडेट करने में और हर चीज़ लाइब्रेरी को बढ़ाने में जो कोई लोग काम करता है तो वो है लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पाँच वालों। दूसरा ये वीडिंग आउट की भी बात करता है कि भाई पुराना अगर मटेरियल बहुत पुराना हो गया, कचरा या रद्दी वाला है, तो उसको बाहर निकालो। ठीक है, तो वीडिंग आउट की भी ये बात करता है। ये तो मेन मेन मैंने आपसे ऊपर ऊपर को बता दिया, एक एक बार पढ़ लेते हैं। लाइब्रेरी बिल्डिंग मस्ट बी मॉड्यूलर, अलाउ द फ्यूचर एक्सटेंशन एडिंग न्यू फ्लोर्स और विंग्स। मतलब लाइब्रेरी बिल्डिंग इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें फ्यूचर में अपन चेंजेस कर सकें, उसमें कोई नया फ्लोर जोड़ सकें या फिर उसके ऊपर और निर्माण करके उसको बढ़ा सकें, ऐसी लाइब्रेरी बिल्डिंग होनी चाहिए। फिर है कलेक्शन, जैसे वीडिंग है, रिमूविंग ओल्ड अनयूज्ड बुक्स, भाई पुराने कोई बिना काम की किताबें उनको निकालो और नई किताबें, इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं जो यूज़र के लिए ज़रूरी हैं उनको जोड़ो। ठीक है, स्टाफ, एज द कलेक्शन एंड यूज़र ग्रोथ द नंबर ऑफ स्टाफ शुड मस्ट इंक्रीज। भाई अगर यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, किताबें बढ़ती जा रही हैं, स्टाफ वही है 4 जनों का, तो उसको भी बढ़ाओ आप। ठीक है, फिर है मॉडर्नाइजेशन, कि भाई लाइब्रेरी मस्ट ग्रो। ये देखो ये ग्रो की बात करता है टेक्नोलॉजिकली, बाय अडोप्टिंग कंप्यूटर एंड डिजिटाइजेशन। अगर कोई पुरानी लाइब्रेरी है वही रजिस्टर पे चल रही है, वैसे ही पुरानी पद्धतियाँ यूज़ कर रही हैं, तो उनको भी क्या है, अपग्रेड होने की ज़रूरत है कि भाई नई नई चीज़ें लाओ आप, है ना, लाइब्रेरी में नया नया अपग्रेडेशन करो आप। तो ये कुछ बातें अपना पांचवा नियम कहता है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन के साथ पांचवा नियम हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस इन ब्रीफली डिस्कस सेव रीडर्स टाइम। भाई सेव द टाइम ऑफ रीडर कौन सा नियम है भाई, चौथा नियम है, इसके बारे में पूछा है अपने को। ऊपर पांचवा पूछ लिया, अब चौथा पूछ लिया, कहाँ गया, ये रहा। देखो ये चौथा लो, एक तो ये लिखा हुआ फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है जो बोलता है सेव द टाइम ऑफ रीडर। इसमें क्या कहता है, देखो सीधी सीधी बात बताता हूँ मैं, इसमें ये दो तीन चीज़ें कहता है कि आप तो है ना बुकों को इस प्रकार से अच्छे से रखो कि उसका जो यूज़र आ रहा है, जो पढ़ने के लिए जो पाठक आ रहा है, उसका टाइम बचे। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, जो मतलब टेक्नोलॉजी की या कंप्यूटर वाली ऐसी चीज़ें नई नई इंट्रोड्यूस करो जिससे यूज़र का टाइम बचे। जैसे RFID है, आप जैसे एक एग्जांपल लो, एक लाइब्रेरी, उसमें आप जाते हो, बुक लेते हो, लाइब्रेरियन के पास जाते हो, मेरे को ये बुक चाहिए, फिर वो आपका रजिस्टर निकालेगा, आपका जो है ना कार्ड वगैरह निकालेगा, आपका जो रीडर्स कार्ड होता है, फिर उसमें आपकी एंट्री करेगा, बोले ये किताब है, कितने दिन के लिए ले जाओगे, इतने दिन उसमें लिखेगा, फिर आपको वो बुक उस पर स्टैंप वगैरह लगा के जो भी उस पर साइन करवाएगा आपसे, फिर आपको ये बुक देगा वो, फिर आप बुक ले जाओगे वापस, जो आप जमा कराओगे तो सेम वही प्रोसेस है, आपको बुक देनी होगी, रखनी होगी सारा। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब एक लाइब्रेरी तो ये होगी, अब दूसरी सोचो आप कि आप सिर्फ अंदर घुसे लाइब्रेरी में, है ना, आपने सिर्फ क्या किया, अंदर घुसे लाइब्रेरी के अंदर, घुसते ही आप अंदर गए, अपनी खुद की शेल्फ पे गए, जो आपको बुक चाहिए, जो सेल्फ लगी है उस पर आप गए कि ये वाली किताब मेरे को, ये फिजिक्स की ये किताब है, या फिर ये ज्योग्राफी किताब मेरे को ये चाहिए, आपने वाली बुक ली, आप सीधा जा रहे हो, गेट से बाहर निकल गए, आपकी अपने आप ऑटोमेटिक एंट्री होगी, भाई ये वाला बंदा ये बुक लेके चला गया। आप वापस आए किताब के साथ, ये गेट लगा था, जैसे ही आप एंटर हुए आपकी एंट्री होगी, ये वाली बुक रिटर्न हो चुकी है।
तो ऐसा सिस्टम क्या हो, बताओ, ऐसा सिस्टम हो तो क्या हो, कोई लाइब्रेरियन से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बुक उठानी है ले जानी है, कोई इसमें चोरी नहीं हो सकती, ठीक है, कोई छुपा के बुक नहीं ले जा सकता, चोरी भी बच जाएगी इससे। तो ये वाली चीज़ें आती हैं ना, ये आती हैं फोर्थ लॉ के अंदर में, जो टाइम बचाने के बारे में बात करता है यूज़र का। तो टाइम बचाने की क्या करता है, ये बात करता है। फिर है ओपन एक्सेस, अलाउिंग यूज़र टू डायरेक्टली सेल्फ सेव टाइम स्पेंड राइटिंग टू द स्टाफ, ठीक है, मतलब सीधा है कि वो अगर ना ओपन एक्सेस हो, सीधी अगर सेल्फ लगी हो, कोई जाने का सीधा रास्ता हो, जाके अपनी बुक खुद ही रैक से उठा के यूज़र लिए, ये हो गया वो वाली बात। फिर है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, भाई गुड सिस्टम डीडीसी और सीसी इंश्योरिंग इजी फाउंड, भाई अगर आसानी से बुक मिल जाए ऐसा क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है अपने को, ऐसी कैटलॉगिंग करनी है। फिर है रेफरेंस सर्विस, भाई जो स्टाफ है ना वो अच्छे से रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करा सके, एक्टिवली गाइड यूज़र टू इन्फॉर्मेशन रादर देन लेटिंग देम स्ट्रगल, मतलब जो यूज़र है ना वो अगर कहीं पे किसी की दिक्कत आ रही है तो फट देसी उसका जो लाइब्रेरी स्टाफ है ना वो हेल्प कर पाए उसको, तो उसका टाइम बचेगा। फिर टेक्नोलॉजी, जैसे ऑनलाइन कैटलॉग है, ओपेक का यूज़ कर सकते हैं, है ना, ओपेक ऑनलाइन कैटलॉग है उसका यूज़ कर सकते हैं। आरएफआईडी कर सकते हैं, जो सेल्फ चेक इन चेकआउट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, वो आरएफआईडी के अंदर आता है। तो आरएफआईडी ओपेक ये शब्द आप है ना इस लो के अंदर जरूर लिख के आना। फॉर मॉडर्न टूल स्पेशली डिज़ाइन टू स्प्रेड अप ट्रांजेक्शन एंड सेव टाइम, भाई ऐसी डिज़ाइन और ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए मॉडर्न टूल को यूज़ करके जो टाइम बचा सकें यूज़र का, ठीक है, इतनी सी ये साफ साफ बात कहना चाहता है चौथा नियम। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये आपका पेपर, ये क्वेश्चन नंबर 7, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, भाई पब्लिक लाइब्रेरी का क्या क्या उद्देश्य है, भाई बिना किसी भेदभाव के सारे पब्लिक को उसका चाहने वाला रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करवा दें, यही तो है। इसमें देख लेते हैं अपन, फोस्टिंग सेल्फ एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ डिग्री एंड बैकग्राउंड, भाई बिना किसी भेदभाव के सारे सिटीज़न को मटेरियल का एक्सेस देना। दूसरा, जो सेल्फ एजुकेशन, अगर खुद से कोई रीडर पढ़ना चाहे तो उसके लिए क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन, टू प्रोवाइड द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन लोकल इशू, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम, भाई जो गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ रही है, कोई भाई क्या एम्प्लॉयमेंट है, कैसी कोई स्किल है वो करना है, हेल्थ है, कोई अलग इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर एक्यूरेट एकदम बढ़िया ना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूज़र को। फिर है कल्चर, टू प्रमोट कल्चरल अप्रिसिएशन बाय ऑर्गेनाइजिंग आर्ट एग्जीबिशन एंड लिटरेचर इवेंट, लिटरेरी इवेंट, कि भाई ऐसा कोई कंपटीशन कराना, जैसे क्विज कंपटीशन करवा दिया या कोई है ना डिबेट का कंपटीशन करवा दिया लाइब्रेरी ने, तो क्या होगा, वहाँ के आसपास के बच्चे हैं, लोग हैं, वो इंटरेस्ट दिखाएंगे उसके अंदर। कोई है ना कवि सम्मेलन, कोई छोटा मोटा कुछ करवा दिया, कोई कविता पाठ करवा दिया, तो इन एक्टिविटी से है ना यूज़र क्या होगा, ज़्यादा आएगा लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी की तरफ बच्चों का सबका है ना भाव बढ़ेगा, और जो अपना देश है ना ओवरऑल वो ग्रोथ करेगा, ठीक है। फिर है रिक्रिएशन, टू प्रमोट हेल्दी लिस्टर एक्टिविटीज़, रीडिंग नॉवेल्स और जो मैगजीन्स हैं, टू यूज़ फ्री टाइम, जैसे सीधी बात है आपको मैं बताता हूँ, भाई कंस्ट्रक्टिवली है ना यूज़ करना है टाइम को, जो अपना फ्री टाइम है ना उसको व्यर्थ नहीं करना है, अच्छे से उसका यूज़ करना है, ठीक है। तो ऐसा है ना एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है पब्लिक लाइब्रेरी, जिससे जो यूज़र आ रहा है ना उसको एक ऐसा वातावरण मिले पढ़ने के लिए। अगर 5 लोग आपके पास में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपका भी मन करेगा पढ़ने का, अगर 5 लोग आपके आसपास खेल रहे हैं तो आपका मन करेगा खेलने का। वही बात है कि आप आसपास से देख के सीखते हो, है ना। तो ये इसमें लाइब्रेरी का बहुत ही बड़ा है ना जो रोल है वो लाइब्रेरी का है इस चीज़ में। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे, ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट मीन्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी रिलेशंस ऑफ ए लाइब्रेरी, ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट मीन्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, पीआर होती है भाई, पीआर के बारे में वापस क्वेश्चन आ गया, जो अपन दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कर रहे थे वही क्या हो गया, वापस रिपीट हो गया, ठीक है भाई। एक पेपर में ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ईयर ईयर के तो छोड़ो यार, बात ही छोड़ दो। देख लो लाइब्रेरी की वेबसाइट है भाई, अलग अलग जो पीआर एक्टिविटीज़ है ना, जन संपर्क जो विधियाँ हैं ना उनके बारे में पूछा अपने को। तो एक क्या हो सकती है भाई, लाइब्रेरी की कोई वेबसाइट है उससे अपन संपर्क कर सकते हैं। द प्राइमरी फेस ऑफ अ लाइब्रेरी ऑनलाइन प्रोवाइडिंग एक्सेस कैटलॉग एंड इवेंट, जो कैलेंडर है वो दे सकते हैं लाइब्रेरी वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है कोई, उसकी वेबसाइट है बढ़िया,
तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की आप वेबसाइट पे जाओगे, सीधा उसकी वेबसाइट पे आप जाओगे, जाके आप वहाँ पे आपको कैटलॉग मिलेगा। भाई लाइब्रेरी कैटलॉग का एक सेक्शन है, उसमें एक उसकी फ़ोटोज़ की गैलरीज का कोई एक अलग सेक्शन बना रखा है। आप गए किस पे, कैटलॉग पे, आपने क्लिक किया कैटलॉग और लाइब्रेरी का पूरा कैटलॉग ऑनलाइन आपके सामने आ गया। आपने एक इवेंट कैलेंडर उस पर क्लिक किया तो उसमें जो लाइब्रेरी की छुट्टियाँ हैं या क्या टाइमिंग है, कौन स्टाफ है उसका, वहाँ पे कौन कौन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ आ गया। तो आप लाइब्रेरी का कॉन्टैक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि भाई मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, क्या मेरे को ये वाली बुक मिलेगी। आप वेबसाइट पे गए सीधा घर बैठे ही, आपने उस पर वेबसाइट पे जाके कैटलॉग देखा कि यार ये वाली बुक तो नहीं है लाइब्रेरी के पास, तो रहने दो जाना। अगर आप जाके वहाँ पे आते तो आपका टाइम वेस्ट होता, तो वो आप टाइम भी बचा लिया आपका। फिर है कोई न्यूज़लेटर वगैरह, कोई ब्रोशर वगैरह है, कोई है ना जो अपने बुकलेट से आती है ना, वो पब्लिश करना। भाई कि हमारे पास नई अराइवल आई है, ये अपकमिंग इवेंट है, लाइब्रेरी में आओ, ज़रूर आओ, देखो, प्रमोट करना। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इनका यूज़ करना कि भाई यंग यूज़र है ना, कोई नए जनरेशन के यूज़र हैं, उनको अट्रैक्ट करना। ठीक है। फिर है एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजिंग बुक फेयर, भाई ऑथर टॉक या एग्जीबिशन टू ड्रॉ पीपल्स इनटू लाइब्रेरी। जैसे अपन है ना पुस्तक मेला या कोई लेखक वार्ता है ना, उनको क्या कर सकते हैं, है ना, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि लाइब्रेरी में जो लोग हैं ना, उनको वो आना जाना होगा वहाँ पे, वो वहाँ पे मिलेंगे, आएंगे, जाएंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, तो वो रेगुलरली वहाँ पे आ पाएंगे और उनका क्या बढ़ेगा, लाइब्रेरी की तरफ आकर्षण होगा उनका। ठीक है। फिर पब्लिशिंग रिपोर्ट शोज दी स्टेक होल्डर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी टू अचीवमेंट स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी कोई अथॉरिटी है ना पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर, चाहे वो है ना कोई संभाग की लाइब्रेरी है या अपनी जो स्टेट लाइब्रेरी है, उनको एक रिपोर्ट देना कि भाई हमारे पास ये यूज़र आ रहे हैं, इतनी बुक हम हर महीने दे रहे हैं, इतनी बुक हम ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये हमारा बजट है। वो सारी इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कराना, एनुअल रिपोर्ट होती है ना, वो भी लाइब्रेरी का काम होता है, वो भी पब्लिश करना। ठीक है। तो उससे क्या होगा, यूज़र और बढ़ेंगे। ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी का इतना ही काम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी। भाई स्पेशल लाइब्रेरी का क्या क्या भाई उद्देश्य है उनके, अभी देख लेते हैं। ये रहा, स्पेशल लाइब्रेरी होती है ना, वो स्पेशल लोगों के लिए होती है। जैसे कोई लॉ फर्म है, कोई हॉस्पिटल है, कोई रिसर्च लैब है, या फिर कोई साइंटिस्ट हैं कोई फील्ड के, जैसे इसरो की अलग लाइब्रेरी हो गई, है ना। नॉर्मल लाइब्रेरी क्या होती है कि जैसे स्कूल की लाइब्रेरी हो गई, या फिर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी, या पब्लिक लाइब्रेरी, ये नॉर्मल हो गई। फिर स्पेशल लाइब्रेरी होती है किसी स्पेशल ग्रुप के लिए, है ना, स्पेशल लोगों के लिए, वो स्पेशल ही बनी होती है कि उसमें उस फील्ड के रिलेटेड या सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। जैसे फिजिक्स के साइंटिस्ट वगैरह हैं तो उनकी फिजिक्स की एक बढ़िया लाइब्रेरी होगी जिसमें डीप कंसेप्ट वगैरह और सारा सब कुछ उनको मटेरियल प्रोवाइड होगा वहाँ पे। ठीक है। इसका क्या मिशन है भाई, स्पेशल लाइब्रेरी का क्या मिशन है, टू प्रोवाइड स्पेशलाइज इन्फॉर्मेशन टू स्पेशलाइज्ड ग्रुप। भाई स्पेशल प्रकार की इन्फॉर्मेशन स्पेशल ग्रुप को, जो यूज़र हैं उनको प्रोवाइड कराना। करंट अवेयरनेस, कीप यूज़र अपडेटिंग यूजिंग लेटेस्ट डेवलपमेंट। भाई अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुए हैं फील्ड के अंदर, कोई लेटेस्ट कोई मेडिसिन आई है, कोई वैक्सीन आई है नहीं, तो वो डॉक्टरों के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन देना। टाइम सेव करना, पिन पॉइंटेड क्विक इन्फॉर्मेशन देना स्पेशल यूज़र को, प्रोफेशनल, क्योंकि उनके पास टाइम खुद के पास ही नहीं है, उनको क्या है पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन देना। फिर रिसर्च सपोर्ट, टू कंडक्ट लिटरेचर सर्च एंड समराइज्ड फाइंडिंग इन द रिसर्च। भाई अगर किसी ने पूछ लिया कि ये समरी है पूरी, इसकी एक रिसर्च है बड़ी, मेरे को इसकी समरी चाहिए, तो वैसी स्पेशल टाइप की सर्विस भी प्रोवाइड कराना स्पेशल लाइब्रेरी का काम हो गया। ठीक है, ये अपन ने देख ली स्पेशल लाइब्रेरी का काम। सेक्शन बी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं सेक्शन सी पे। इसमें आपको सिर्फ मेरे अनुसार कितने करने थे क्वेश्चन, इसमें आपको क्वेश्चन तो 4 ही करने थे। ये देखो 4 क्वेश्चन करने थे, हर क्वेश्चन के 7 नंबर हैं। और अपन ने कितने किए, 3 और 5 और 3 4 5 6 7 8, अपन ने 8 कर लिए, करने थे 4, अपन ने दुगुने कर लिए। मतलब मैं सारे ही करवा रहा हूँ क्वेश्चन तो आपको, बाकी इन्हीं में से आपके ना रिपीटिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी पेपर होगा ना 30 तारीख को, उसमें देख लेना आप। राइट मेजर जो लैंडमार्क्स इन डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया। भाई इंडिया में कोई लाइब्रेरी डेवलपमेंट हुआ ना, उसकी कोई क्रोनोलॉजी बताओ। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। जैसे हाँ, देखते हैं, भारत में पुस्तकालय का विकास का प्रमुख जो लैंडमार्क है ना, वो लिखिए। तो भाई सबसे पहले जो एंशियंट लाइब्रेरी थी ना, जो पुराना पीरियड था, ठीक है, उसके अंदर बात करते हैं तो पहले थी नालंदा, तक्षशिला, है ना, विक्रमशिला, ये यूनिवर्सिटी थी बड़ी बड़ी, इनके अंदर लाइब्रेरी का यूज़ होता था। ठीक है, इंडिया में। फिर जो मिडाइवल जो पीरियड आया ना, जो है ना,
ये प्राचीन इतिहास हो गया। फिर मध्यकाल आया, उसमें जैसे मुगल एम्पायर के अंदर जो अकबर या हुमायूं, उनकी जो रॉयल लाइब्रेरियाँ थी, है ना, जैसे जैसे तंजावर है ना, तंजावर महाराजा सरफोजीज सरस्वती महल लाइब्रेरी स्टार्टेड इन 16th सेंचुरी। मतलब कि जो तंजावर के महाराजा थे ना सरफोजी, जो तंजावर के महाराजा थे ना सरफोजी, उनका उनकी सरस्वती महल पुस्तकालय था जो 16वीं शताब्दी में क्या शुरू हुआ। तो ये कौन सा आ गया, मध्यकाल के अंदर आ गया ये। ठीक है। उसके बाद में ब्रिटिश एरा देखते हैं। जब ब्रिटिश आए ना इंडिया के अंदर तब का, तो कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी सबसे पहले, है ना, जो अभी क्या है नेशनल लाइब्रेरी अपनी, 1836 में, 1836 में। फिर 1800 जो 91 है ना, उसमें इंपीरियल लाइब्रेरी बना दिया, उसी को इंपीरियल लाइब्रेरी बनाया था। फिर 1910 में जो बड़ौदा लाइब्रेरी मूवमेंट है ना, वो शुरू हुआ था, कि भी बड़ौदा के अंदर जो लाइब्रेरी का जो विकास के लिए एक मूवमेंट शुरू किया था, किसने, शिवाजी गायकवाड़ तृतीय ने, जो फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया कहलाते हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये कौन है, हाँ, शिवाजी गायकवाड़ तृतीय। ये देखो हिंदी वालों के लिए, ये देखो ये लिखा, गायकवाड़ तृतीय भारत के पुस्तकालय आंदोलन के जनक। ठीक है, इनको बोलते हैं भारत के पुस्तकालय आंदोलन के जनक। फिर चलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट। भाई देश आज़ाद होने के बाद में क्या हुआ, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना दी गई। कब, 1948 में। फिर बाद में 1948 के अंदर तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी आया था, जिसको अपन मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बोलते हैं, वो भी 1948 में आया। फिर 1954 में जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है, डीबी एक्ट बोलते हैं अपन जिसको, कि ये 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं, इनमें आपको बुक की डिलीवरी देनी है पब्लिशिंग के बाद में। मतलब कोई भी बुक अगर पब्लिश होगी तो वो इन लाइब्रेरी में जाना चाहिए, उनको बोलते थे अपन डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। तो ये डीबी एक्ट हो गया। ठीक है। फिर 1972 में आरआरएलएफ की स्थापना हुई थी, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। फिर 1986 के अंदर जो नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, नेपलिस की स्थापना हुई थी। 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेड मॉडर्नाइजिंग लाइब्रेरी, भाई उसने लाइब्रेरी के बारे में बात की थी 2005 में। ठीक है, ये हो गया सारा मेजर लैंडमार्क डेवलपमेंट इन लाइब्रेरी इंडिया के अंदर, क्या क्या डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, ये आप पूरा याद कर लेना अच्छे से, और ये आपके पेपर में मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है। अगर एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिले तो इससे रिलेटेड जो अंदर है इसके क्वेश्चन है ना कई, वो मिल जाएंगे आपको ईयर वाइज। ठीक है, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए। ये देखो पीडीएफ तो आपको वैसे मिल ही जाएगी, बाकी फिर भी आप देख सकते हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉपीराइट एक्ट। भाई ये क्वेश्चन तो इसी पेपर में 2 बार आ गया। कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट आप क्या समझते हैं, अभी समझ लेते हैं कॉपीराइट एक्ट। ये देखो मैंने जो आपको कमेंट करने के लिए पूछा था ना, वो देखते हैं किस किस का कमेंट सही हुआ है। बाकी इंडियन कॉपीराइट एक्ट, ये देखो ये लिखी है 1957। ठीक है, जो कॉपीराइट एक्ट है वो क्या होता है, ये एक इंटेलेक्चुअल आईपीआर का एक ना हिस्सा है ये एक। ठीक है, जो ओरिजिनल जो काम है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे म्यूज़िक हुआ, बुक हुई, फिल्म्स हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, कि भाई ये ओरिजिनल बंदे के हैं जिसने बनाई है, उसके पास इसका कॉपीराइट है, वही इसको पब्लिश कर सकता है, उसी के पास इसको है ना बेचने का या खरीद जो भी करने का इसके पास अधिकार है। जो इंडिया का कॉपीराइट एक्ट है वो आया था 1957 के अंदर में। ठीक है, 1900 कब, 57 में। अब मेरे को आप कमेंट में बताओ कि भाई 1970 में कौन सा आया, है ना। आईपीआर एक्ट है 1970 में कौन सा आया, 1999 में कौन सा आया, और 2000 में कौन सा आया। मैंने आपको चारों याद करवाए थे, आप मेरे को ये बताओ। ठीक है, इसमें देखो कॉपीराइट के अंदर पहले तो राइट देता है ये क्रिएटर को, कि भाई एक्सक्लूसिव राइट है, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्प्ले करना है, वो उसके पास खुद के पास राइट है कि मैं कहाँ कहाँ उसको दिखाना चाहता हूँ मेरे वर्क को। फिर ड्यूरेशन, अगर जैसे किताबों की अगर या फिर ऑथर की बात करें ना, अगर कोई लेखक है तो 60 साल है उसके मरने के बाद तक, द लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर, मतलब जब तक वो ऑथर जी रहा है तब तक प्लस 60 साल। ठीक है, ये इंडिया के अंदर है, कि अगर जैसे आज किसी ने बुक पब्लिश की तो जब तक उसकी डेथ होती है तब तक कॉपीराइट रहेगा ही रहेगा, डेथ होने के 60 साल बाद तक भी रहेगा। ये है इंडियन कॉपीराइट एक्ट। और जो सबसे ज़्यादा है ना, अगर पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड में पूछे सबसे ज़्यादा है वो मैक्सिको में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्स है ना, जो मैक्स कहाँ है, मैक्सिको में। कितना, 100 साल का। ठीक है, मैक्स से मैक्सिको याद रह जाएगा आपको। मैक्सिको में क्या है, मैक्स है सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम है, ऐसे याद रख लो। कितना, 100 साल का। फिर रेलिवेंस टू लाइब्रेरी,
फेयर यूज़, भाई फेयर यूज़ होना चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए कि अगर मान लो किसी को थोड़ा बहुत रेफरेंस भी चाहिए तो भाई थोड़ा सा यूज़ करके ना उसके नीचे लिखना कि ये वाली चीज़ें मैंने यहाँ से ली है, ऐसे ली है ना। उसका परमिशन से, विदाउट परमिशन के कोई यूज़ नहीं करना। अब मेरे से कोई परमिशन मांगे कि भाई है ना कि मैं आपका जो सॉल्यूशन वाला है ना उसकी आपसे मांगना चाहता हूँ कि ये आपका क्या मैं थोड़ा वो ले सकता हूँ आपका कंटेंट वगैरह और लेके मैं पढ़ सकता हूँ। पढ़ने के लिए मैंने दे रखा है परमिशन। कोई बोल रहा है मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ मेरे को परमिशन चाहिए, तो वो मेरे से पूछेगा पहले, क्योंकि ये मेरे कॉपीराइट के अंदर आ गया ऐसे। फिर है डिजिटल कॉपीराइट। भाई लाइब्रेरी मस्ट केयरफुली डिजिटाइज बुक। ठीक है, लाइब्रेरी को केयरफुली डिजिटाइज करना चाहिए। जो पब्लिक डोमेन में है ना, जिसमें कॉपीराइट एक्सपायर हो चुका है, उन्हीं किताबों को लाइब्रेरी को डिजिटाइज करना चाहिए। मतलब लाइब्रेरी के पास प्रिंटर है, उसने किताब उठाई 2026 वाली, प्रिंटर पे रखी, सारी की सारी को है ना बुक को डिजिटाइज कर दिया, पीडीएफ बना दी बढ़िया और अपलोड कर दिया। अब वेबसाइट पे जा रहा है, कोई भी पढ़ रहा है। अब वो बुक तो 2026 की थी, अभी किसी ऑथर ने लिखी है, अभी पब्लिश हुई है, और उसको क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया बुक को। तो जो जो उसका है ना, जिसने छाप बुक को छापा है, पब्लिशर है या जो ऑथर जिसने लिखी है, वो कर देगा लाइब्रेरी पे केस कि भाई आपका ये क्या मतलब, आपने तो पायरेट कर दी मेरी बुक को, पब्लिक कर दिया फ्री में। तो ऐसे नहीं करना है। जो जिनका एक्सपायर हो चुका है ना कॉपीराइट, उन्हीं सिर्फ बुकों को क्या करना है, डिजिटाइज करना है। फिर सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी मस्ट यूज़ लाइसेंस सॉफ्टवेयर। भाई जो लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ना उनको यूज़ करें, नोट पायरेटेड वर्जन। भाई कोई पायरेटेड वर्जन है ना, कॉपी किए हुए सॉफ्टवेयर, उनको यूज़ ना करें। ठीक है, ये हिंदी में दे रखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। डिस्कस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। भाई नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताओ इंडिया की। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ना, पहले तो देख लेते हैं लोकेशन। लोकेशन इसकी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। ये है बेलवेडियर एस्टेट, बेलवेडियर ई स्टेट, जो अलीपुर है ना कोलकाता, उसमें लोकेटेड है ये। दूसरा जो ओरिजिन हुआ ना, वो जो इंडिया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया थी ना, वो पहले क्या थी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी 1936 में। फिर उसमें जो लॉर्ड कर्जन है ना, उसने मर्ज कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने क्या मर्ज किया, इंपीरियल लाइब्रेरी को मर्ज कर दिया 1903 में। और जैसे 1902 में मर्ज किया था पहले, फिर इंपीरियल लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए किया था ओपन। ठीक है, वो कर दिया था 1903 के अंदर। और फिर बाद में उसका नाम चेंज किया था अपन ने 1948 में, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले जो थी ना, वो थी, ओरिजिनली जो थी ना, वो थी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। पहले भी सबसे पहले कलकत्ता की जो पब्लिक लाइब्रेरी थी वो 1836 में बनी थी। ठीक है, उसके अंदर जो पहले क्या करते थे अंग्रेज है ना, वहाँ पे अपना जो उनका जो कागज़ होता था, या फिर कोई जो भी है ना, कोई उनके कोई लेटर रिपोर्ट या फिर जो भी उनकी कागजी कार्रवाई होती थी ना, वो उनके वहाँ पे सबमिट या एक तरह से स्टोर हाउस की तरह यूज़ करते थे उसको। वहाँ पे मतलब उनकी सारे जितने भी किताबें जो भी चीज़ें थी वहाँ पे वो सिर्फ रखते थे, एज अ स्टोरेज यूज़ करते थे। वो पब्लिक के लिए लाइब्रेरी नहीं थी वो। वहाँ पे ना सिर्फ वो खुद ही अंग्रेज यूज़ करते थे उसको, एज अ उनके खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, ऐसे मान लो आप। कोई पब्लिक के लिए ओपन नहीं थी, कोई और जाके नहीं पढ़ सकता वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ एज ए स्टोरेज के लिए काम में ली जाती उसको। फिर बाद में थोड़े थोड़े दिन बाद में क्या हुआ कि उसको इंपीरियल लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया है ना, 1991 में किया गया था शायद, आई थिंक, सही मेरे को याद है तो, नहीं 1891 के अंदर शायद। उसके बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी होगी। इंपीरियल लाइब्रेरी उसका नाम बदल दिया, और तभी भी वो स्टोर हाउस की तरह यूज़ करते थे उसको। फिर जो लॉर्ड कर्जन है ना, जो ये लॉर्ड कर्जन था, इसने क्या किया कि इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी दोनों को मिला दिया, और मिला के क्या बना दिया भाई, इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता लाइब्रेरी को मिला के कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बना के उसने 1903 में उसको ओपन, 1903 के अंदर एक एक्ट भी लाया था ये उस टाइम। ठीक है, इसके बारे में अपना एक डी बना अच्छा सा कोई, अगर कभी है ना कंटेंट वगैरह पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, मेरे पास बढ़िया इसका कंटेंट भी पड़ा अच्छा। फिर उसको रीनेम कर दिया गया नेशनल लाइब्रेरी 1948 में। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। स्टेट, इट इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। भाई सबसे बड़ी लाइब्रेरी है इंडिया की, नेशनल लाइब्रेरी है, क्यों, तो नेशनल लाइब्रेरी तो बड़ी होगी। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, भाई जो राष्ट्रीय है ना उसके हित के अंदर ये काम करती है, उसके लिए सबसे बड़ी लाइब्रेरी है ना, महत्व है इसका बहुत बड़ा। फिर चलते हैं आगे। डिपोजिटरी, अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट इट रिजर्व कॉपी ऑफ एवरी बुक, न्यूज़ लेटर, जर्नल्स पब्लिश्ड इन इंडिया। भाई इसके पास क्या है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट वाली एक लाइब्रेरी ये भी है, नेशनल लाइब्रेरी।
मैंने बताया था ना आपको कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में ऐसी 4 लाइब्रेरियाँ आती है जहाँ पे कोई नई बुक अगर पब्लिश हुई ना, होती उन चारों लाइब्रेरी में भेजनी पड़ेगी वो, उस किताब की एक एक कॉपी। ठीक है, तो ये डीबी एक्ट के अंदर भी आती है लाइब्रेरी, एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी भी है। फिर चलते हैं आगे, प्रिजर्वेशन, इट प्रिजर्व ए रेयर मनुस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। भाई अगर कोई है ना राष्ट्र की कोई है ना महत्व का इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है, कोई मनुस्क्रिप्ट, कोई हाथ से लिखा लेख है पुराना, तो उसको भी ये संभाल के रखती है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी, इट पब्लिश इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। भाई इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है ना, INB, उसको भी ये मंथली बेसिस पे पब्लिश करती है। ठीक है, उसके बाद में रेफरेंस, इट सर्व्स एज ए परमानेंट रेफरेंस सेंटर फॉर रिसर्चर। भाई जो रिसर्च कर रहे हैं ना लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में या फिर और, उनके लिए एक परमानेंट सेंटर का भी काम करती है। इंटरनेशनल एक्सचेंज, इट एक्सचेंज द पब्लिकेशन विद अदर कंट्रीज़। भाई जो बाहर की कंट्री है ना, उनका जो पब्लिकेशन है वो यहाँ पे आता है, यहाँ का वहाँ जाता है, तो उनके साथ भी बातचीत सारी क्या करती है, नेशनल लाइब्रेरी करती है। ये देख लो आप हिंदी में। ठीक है, ये हिंदी में हो गया, बाकी PDF तो मिल ही जाएगी आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन सोशल अपलिफ्ट। भाई सोशल अपलिफ्टमेंट के अंदर क्या भूमिका रहती है ना पब्लिक लाइब्रेरी की, वो पूछा है। ठीक है, समाज के उत्थान में, है ना, सार्वजनिक पुस्तकालय की क्या भूमिका है, यही अपना क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं भाई। देखो भाई, जो समाज होता है ना उसको आगे ले जाने के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी का बहुत अच्छा रोल है ना। देखो पहले तो है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एज ए क्रिटिक्स फॉर सोशल चेंज। लिटरेसी, देखो दे सपोर्ट अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम हेल्पिंग पीपल लर्न टू रीड राइट विच इम्प्रूव देयर सोशल स्टैंडिंग। भाई लोगों को अच्छा पढ़ने में, उनको ज्ञान बेहतर मिलने में पब्लिक लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल होता है ना। वो लिटरेसी प्रोग्राम भी देती है कि भाई डिबेट कंपटीशन कर दिया किसी का, या कोई पाठ्य वाचन का कंपटीशन कर दिया, तो उसमें लिटरेसी में पढ़ने में बहुत हेल्पफुल रहती है पब्लिक लाइब्रेरी। फिर एम्पावरमेंट, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट राइट लॉज गवर्नमेंट स्कीम, एम्पावर करती है किसको, लोगों को। जैसे अगर अपन को है ना अपना सारा कानून पता होगा, अपने को गवर्नमेंट की स्कीम पता होगी, अपने को सारी है ना जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी गवर्नमेंट के बारे में, लॉ के बारे में, कानून कायदे सब अपने को पता होंगे, तो अपन अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। फिर है अपना इंक्लूसिविटी, देखो दे प्रोवाइड स्पेशल सर्विस फॉर ब्लाइंड। जैसे ब्लाइंड कोई आदमी है उसके लिए ब्रेल बुक होती हैं, जिसमें ना अक्षर उभरे होते हैं, वो अंगुलियों से ऐसे ऐसे टच करके पढ़ता है उसको। ठीक है, ब्रेल लिपि के अंदर पढ़ने में उसकी हेल्प करता है। फिर जैसे कोई एल्डर, अगर एल्डर पीपल है ना वो कुछ पढ़ना चाहता है, या कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हेल्प करता है कि भाई कोई भी है ना पीछे ना छूट जाए, सबको ना जो शिक्षा का अधिकार है वो मिले। फिर है कम्युनिटी हब, भाई ये कम्युनिटी हब बनता है ए सेफ नेचुरल स्पेस फॉर कम्युनिटी इंटरेक्शन। भाई आसपास के लोग अगर आते हैं पढ़ते रहते हैं तो उनके लिए बातचीत के लिए एक बढ़िया जगह भी बनती है, वहाँ पे वो नई नई चीज़ें आसपास से बोल के देख के सीख सीख सकते हैं। फिर है इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जॉब पोर्टल्स स्किल डेवलपमेंट बुक्स, दे हेल्प पीपल फाइंड एम्प्लॉयमेंट। भाई अगर है ना जॉब के बारे में या फिर किसी है ना स्किल के बारे में लाइब्रेरी सिखा रही है, जैसे आपने अगर वहाँ पे लाइब्रेरी में जाके स्किल सीख ली, कोई कंप्यूटर साइंस की मैंने बुक पढ़ ली, और कैसे है ना एक प्रोग्राम बनाया जाए, ऐसे कोई उस पर कोई किताबें थी वो आपने पढ़ ली, आपने खुद की वेबसाइट बना ली, आपने खुद का ऐप बना लिया, तो उसके लिए आपको क्या मिल गई, जॉब मिल गई। ठीक है, तो ये भी इसमें काम करता है पब्लिक लाइब्रेरी। फिर चलते हैं अपन ऊपर। हाँ, तो ये आपका देखो पेपर हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा पेपर, सॉल्यूशन कर दिया। इसमें मैं सारे ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन है वो रिपीटेटिव है। आपने अगर 4-5 क्वेश्चन, जो मेरी प्लेलिस्ट है ना आप, है ना, जो आई बटन में आपको प्लेलिस्ट जो मैंने आपको पहले प्रोवाइड की थी, वापस आप क्लिक करके ना यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अपन ने जो पेपर डिस्कस किए ना वही सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, वो के वो सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट अलग से कोई देखने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, पर फिर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं कि भाई सारे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं, ये चीज़ें आप पढ़ लेना, ये फैक्ट याद कर लेना, या मैं करवा दूंगा खुद आपको। तो आपका क्या हो जाएगा, पेपर बढ़िया से अच्छा नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, फिर मैं कुछ आपको अभी देता हूँ क्वेश्चन लास्ट के अंदर। ये देखो, व्हाट आर द स्पेशल नेम गिवन टू द लाइब्रेरी ऑफ एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी। भाई जो नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी उसका भाई क्या नाम था, इनमें से ये नाम बताने हैं आपको। 4 ऑप्शन है, कमेंट में आप कर देना क्वेश्चन 1 डाल के, फिर है ना ऑप्शन लिख देना या तो आगे,
जैसे ए लिखो फिर उसके ब्रैकेट में उसका नाम लिख देना बस, ठीक है। फिर दूसरा, ओब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, भाई लाइब्रेरी स्टाफ का दायित्व है, इसके बारे में कौन सा नियम बताता है। ये अपन ने पेपर किया, उसी के अंदर से क्वेश्चन है, देखते हैं आपको कितना याद हुआ नहीं हुआ क्या। इजी इजी क्वेश्चन दिए, आगे मैं आपको ना MCQ वाइज, डेटा वाइज हार्ड क्वेश्चन भी आगे करवाऊंगा मैं आपको। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बुक एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, जो 1876 में फाउंड हुआ था। सबसे बड़ा सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है दुनिया का, और 1876 में कौन सा बना था। ये चार आपके पास ऑप्शन है, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे कमेंट के अंदर, ठीक है। तो दूसरा आप है ना सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और जस्ट ना अगली वीडियो या फिर 2-3 दिन मतलब कल तक आ जाएगी या परसों, जो भी हो सकता है, एग्ज़ाम से पहले पहले आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। उसके अंदर अपन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके क्वेश्चन वगैरह सारे डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको कुछ है ना होमवर्क टाइप जैसे अभी दिया है वैसे क्वेश्चन दे दूंगा कुछ, तो आपको पता चल जाएगा भाई अपन कहाँ तक हैं, क्या कर रहे हैं अपन, या कितने क्वेश्चन अपने को आ रहे हैं। बाईलिंगुअल अपन सब कुछ लेके चलेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आपको ऑल पे सेट कर देना है, ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।